Good afternoon, students. So last lecture में, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? What we have done in the last lecture? आदित्य बताओ। हाँ, कौन बता रहा था? बताओ लास्ट लेक्चर में क्या किया था? What we have done in last lecture? सर डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया सबका या नहीं हुआ था? सर लास्ट वाला क्वेश्चन आप बताने वाले, मतलब हिंट दिया था। हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन तो मैं उसका भेज दूंगा, सॉल्यूशन जो है ना ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वो हो जाएगा। वो एक ही क्वेश्चन था ना, बाकी क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया ही था बोर्ड पे। यस सर। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने किया है दैट इज बेसिकली मोस्ट वाली, या तो आज ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट का जो, या फिर पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं नया चैप्टर, या फिर देखते हैं, डिपेंड्स कि अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड फिर फाइनली हम लोग खत्म कर देंगे। कल भी खत्म कर सकते हैं, आज भी खत्म हो जाएगा, दैट डिपेंड्स। तो हमारे पास अभी हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ लिया, वो जो भी पढ़ा है हमने दैट इज अबाउट द यू कैन से मोल कॉन्सेप्ट। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हम लोगों ने। एक ही चीज बची हुई है जो सबसे लास्ट में, कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के में मोलारिटी वी हैव डन, W by W वी हैव डन, मोल फ्रैक्शन W by V by V, ppm। ठीक है, molarity, so these all things that we have done in the concentration term, and we have not done, and in that we have done equivalent mass जो है, तो एक मैंने concentration term मैंने अभी तक नहीं कराया है, that is normality। ठीक है ना, तो normality इसलिए नहीं कराया क्योंकि normality को करने के लिए we need to be having no information and knowledge about the we can say is equivalent mass, क्योंकि नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट मास से है। तो इक्विवेलेंट मास में हम लोगों ने देखा है कि इक्विवेलेंट मास इज गोइंग टू बी लाइक मोल कॉन्सेप्ट और लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स, बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स वी need to balance the equation because we need to have stoichiometry, right? But in concept of equivalence we don't need to balance the equation and we just need to know the equivalent mass of this। ठीक है, equivalent mass जो होता है n फैक्टर पे डिपेंड करता है, और n फैक्टर कैसे डिफरेंट केसेस में निकालते हैं, एसिड केस में, बेस केस में, सॉल्ट केस में, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। so that we already know how to get the equivalence, number of equivalents that we have done। तो हम लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंस को हम ग्राम इक्विवेलेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन हम लोगों ने किया हुआ है। अब आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी, राइट? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉर्मेलिटी बिकॉज दैट इज द लास्ट पॉइंट दैट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो दैट इज द नॉर्मेलिटी। सो टुडे विल स्टार्ट विद द नॉर्मेलिटी। This is the last concentration term that we need to study, that is normality। नॉर्मेलिटी इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N। जैसे कि हम मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक पॉइंट ऑफ रिवीजन के पॉइंट से क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोलारिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर होता है सॉल्यूट और नीचे होता है इसमें सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इन लीटर्स, ठीक है, इसे मोलरिटी कहते हैं। ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी में क्या होता है, ऊपर सेम होता है, दैट इज एन सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, वी कैन राइट हियर इज मास ऑफ सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ऊपर तो सेम है, इसमें ऊपर सेम है तो नीचे डिफरेंट है, ठीक है, और इसमें क्या है, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट है। तो ये तो मोलरिटी होता है, मोलरिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसमें, मोलरिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर हमें सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन सॉल्वेंट मिलता है। दिस इज द ओनली टर्म, दिस इज द ओनली टर्म टू वेयर वी गेट सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। बाकी सारे टर्म में वी गेट दिस सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, जैसे इसमें भी सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मोलरिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर हमें सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट मिलता है, बाकी या फिर हम लेते हैं। सो अब ये टर्म कब यूज करते होंगे, जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट को हमें अलग अलग दिखाना है, वहां पे हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं। तो बताया था स्टार्टिंग में कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज इंडस्ट्रियल यूज होता है, हमारे घर में भी हम करते हैं सब काम, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हम इतने वॉल्यूम में कोई चीज नहीं बनाते हैं। लेकिन जब कोई चीज बहुत वॉल्यूम में बनानी होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनानी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितने अमाउंट में कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं। और क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें वो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमें वो चीज मेंटेन करनी है अगर बहुत लार्ज वॉल्यूम में, तो वी नीड टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द अमाउंट दैट वी नीड टू गेट एंड दैट वी नीड टू ऐड इन दिस। जनरली हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ज्यादा हो गया थोड़ा कम हो गया, थोड़े अमाउंट में बनाते हैं। बट वी आर ऑल्सो डूइंग दिस, मेकिंग सॉल्यूशन, मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एंड इंडस्ट्री इज ऑल्सो इट इज गोइंग टू गेट हैपनिंग। बट इंडस्ट्री में ये होता है कि इंडस्ट्री में सब चीजें एक जैसी, हर जगह जो चीज होती है सेम होती है, और हमारी लाइफ में हम जब घर में बनाते हैं सब जगह अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो उसका रीजन ये कि हम इतना प्रिसाइसली कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम बस ले लेते हैं, ठीक है इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। सो इन दैट वे इट इज गोइंग टू बी देयर। तो कहने का मतलब मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ कि देखो मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी भी ऐसा ही होता है। तो सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट था, बाकी में क्या था, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें भी सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू, तो ऊपर वाला चेंज होता है, ऊपर वाला चेंज होता है। तो इसको अगर हम सेंटर लें, मोलरिटी को सेंटर लें, तो मोलरिटी के रिस्पेक्ट में ये सेम है, मोलरिटी में ये सेम है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। अब नॉर्मलिटी के टर्म में क्या होता है, नॉर्मलिटी के टर्म में ये सेम होता है, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। तो ये n इज इक्वल, तो इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूला हम कैसे याद रखें, क्या डिफरेंस है। n इक्वल्स टू मोलरिटी याद रखेंगे, तो मोलरिटी से मोलरिटी बजाएंगे तो n सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और तो नीचे वाला डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है नॉर्मलिटी में, यहाँ पे हम यूज करते हैं सॉल्यूट के मोल्स। अब यहाँ पे क्योंकि इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड है, we can write here number of equivalents, number of equivalents, number of equivalents of solute divided by number of equivalents। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि what is equivalents, ठीक है, number of equivalents of solute divided by, this is same, ठीक है, तो divided by volume of solution इन लीटर्स, ठीक है। अब ये लीटर में इसको ml में करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम वही करना है, ठीक है। या फिर इसी फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट हियर इज n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वी नो दिस दैट वी हैव ऑलरेडी डन कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर इक्विवेलेंट्स is equals to number of equivalents is equals to what, we have given weight
डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट, E बाय EW, ठीक है। और हमें पता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है दैट वी हैव मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द n फैक्टर, ठीक है। ये होता है इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बाय द n फैक्टर। तो मैं इन सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो W बाई इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। तो ओवरऑल हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट हियर इज W, और इसको नीचे ले आएंगे तो mm बाई NF हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिख सकते हैं W इंटू NF n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाय, ये इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा एंड n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से देखें तो इस फॉर्मूले को हम एक और टर्म में लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज द टर्म हियर इज, अगर मैं इस फॉर्मूले कुछ ऐसे लिखूं, जस्ट देख के बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, यस। तो वेट बाय गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, मोल्स, ठीक है। और इनटू मोल्स हो गया, ये मोल्स डिवाइड में क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम इन लीटर करेंगे, ठीक है। ये फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर, इसे क्या बोलेंगे, व्हाट डू कॉल दिस फैक्टर, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट डू कॉल दिस, मोलैरिटी, वी कॉल दिस मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, W सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही आ जाता है W बाय mm, तो यही दिखा दे W बाय mm इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ n फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी मोलैरिटी, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन में पूरा मोलैरिटी हो जाएगा। तो ये मोलैरिटी हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज मोलैरिटी, एक्चुअली दिस इज मोलैरिटी। तो n फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन आ गया, रिलेशन क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू m इंटू n फैक्टर, मतलब नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी ओनली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमें मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट करेंगे, आगे इसका यूज देखेंगे अभी हम लोग। तो दिस इज अबाउट दी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में सिर्फ एक ही चेंज होता है कि नंबर ऑफ ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को समझाने के लिए फिर मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया है, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमें पता नहीं होता तो हमें ये रिलेट नहीं कर पाते, इसीलिए पहले इक्विवेलेंट वेट बताते हैं और फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी को स्टडी करते हैं। तो नॉर्मेलिटी में इजीली समझ में आ गया है कि बेसिकली हम नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वी कैन डिफाइन नॉर्मेलिटी एज, अगर इसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लेंगे तो वी कैन से कि इसको 1 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो वी कैन से इज टू डिफाइन द नॉर्मेलिटी, व्हाट वी कैन से इज, अगर हमारा सॉल्यूशन 1 लीटर का है, ठीक है, 1 लीटर का है, तो व्हाट वी कैन से इज नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या फिर इक्विवेलेंट्स लिख देता हूँ, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स of solute, number of equivalents of solute present in number of equivalents of solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called normality of solution, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मेलिटी। सो इन दैट वे ये डेफिनेशन हो गया नॉर्मेलिटी का। हम क्विज नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो दे ऑल थ्री आर रिलेटेड। तो फॉर्मूला
काफी कुछ सेम होता है। इसका रिलेशन इक्विवेलेंट वेट से होता है, उसका रिलेशन जो होता है मोल से होता है, और बाकी एक जो सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट है, ये दोनों, ये क्या है, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, वो भी क्या है, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट वाला सिर्फ एक ही टर्म होता है, वो होता है मोलालिटी। बाकी सारे टर्म्स सॉल्यूट बाय वी कैन से सॉल्यूशन ही होता है। सो इन दैट वे इट इज गोइंग टू बी आवर फॉर्मूला एंड इज गोइंग टू बी आवर नॉर्मेलिटी। कोई डाउट है इसमें किसी को कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी? क्लियर है सबको पॉइंट ये? ओके तो अदिति इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अदिति नहीं बोल, आद्या, आद्या। Yes, sir, taking. ओके ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक रफ डेफिनेशन अबाउट दी नॉर्मेलिटी। अब बात करते हैं हम लोग कि नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या होता है और कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक दो पॉइंट और बताना मेरे को, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे और अलग अलग तरह के इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस। तो जिस तरह से देखो मोलैरिटी था, तो हम लोग एक टर्म यूज करते थे, उसको बोलते थे मिली मोल्स। ठीक है, मोलैरिटी के लिए मिली मोल्स यूज करते थे। अगर तुम्हें याद हो तो बताया था कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो जब मोलैरिटी था, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी था, तो हमने एक टर्म यूज किया था, उसको बोला था मिली मोल्स। तो मिली मोल्स क्या होते हैं? मिली मोल्स मतलब क्या होता है, एम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मिली मोल्स कहते हैं। ठीक है, मिली मोल्स। तो m इंटू वी ml, इसी को बोलते हैं मिली मोल्स। मतलब हमें जो मोलैरिटी होती है उसमें वॉल्यूम को, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या आ जाता है, मिली मोल्स। बेसिकली कैसे आता है ये, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय इट इज गोइंग टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से mv, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, दिस इज कॉल्ड मोल्स, तो इसको हम बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को m इक्वल्स टू, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के बजाय ml में लिख दूं, ठीक है, ml में, तो इसको बोलेंगे मिली मोल्स कहते हैं इसको, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, mv लीटर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और mv ml इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसको ने बड़े डिटेल में किया था, मिली मोल्स से हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला था, Cl माइनस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरह से नॉर्मेलिटी में क्या होता है, वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, या ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू वी लीटर। ठीक है, ये VL लिखा है, मतलब ये वॉल्यूम क्या है, लीटर में है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, n इंटू वी लीटर। अगर मैं इसको ml में कर दूंगा, इफ आई विल मेक इट ml, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, तो दोनों टर्म यूज किया जाता है एक्चुअली, इसे मैं बता रहा हूँ, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml है, तो उसको मिली इक्विवेलेंट्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म आ गए, एक ये, इसे इक्विवेलेंट या इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, और वी कॉल दिस ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये देखो कभी कभी इक्विवेलेंट लिखा होगा, कभी ग्राम इक्विवेलेंट, कभी मिली इक्विवेलेंट, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि मिली इक्विवेलेंट दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, इक्विवेलेंट दिया है। तो इक्विवेलेंट एंड ग्राम इक्विवेलेंट एक ही होता है, लेकिन मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, जब हम NV लेते हैं तो उसको VML में लेते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी वी कैन से इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट, कभी कभी कोई दे देगा फॉर्मूला, हमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, NV, V इंटू VML, N इंटू VML। ठीक है, अगर ये 1 लीटर हमने लिया है,
अगर हमने 1 लीटर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू नॉर्मेलिटी इज, अगर हम 1 लीटर में नॉर्मेलिटी ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, तो मतलब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, यही नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन 1000 ml में होता है, ठीक है। So this is going to be what, gram equivalent, this is going to be gram equivalent. So the relationship between milli equivalent and gram equivalent is, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, gram equivalent, weight by equivalent weight is called as gram equivalent. So we can write here is, this is another formula that we need to know, the conversion of milli equivalent to gram equivalent. So number of milli equivalents equals to, this is n is going to be weight by equivalent weight, अगर 1000 ml में हम लेंगे तो 1 लीटर ये 1 हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा ये, तो इट इज गोइंग टू बी आवर ग्राम इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस इनटू 1000। तो कभी कभी हमें देगा इक्विवेलेंट, देगा ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट देगा, हमसे पूछेगा मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला या रिलेशन से विल बी एबल टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द gram equivalent and the milli equivalent. So this is also one of the formula, or very commonly we use the term milli equivalent and gram equivalent. So again I am saying NV, V is liter, so it is called as, when V is taken in liter, it is called as equivalents or gram equivalents. If it is taken in ml, so we call it milli equivalents. So here we use the term equivalent, and in molarity we use the term millimole. Here we use milli equivalent. तो हमें समझ में आना चाहिए कि दोनों अलग अलग टर्म है, मिली इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, मिलीमोल्स, तो इस तरह की चीजें हमें दिखाई देगा, तो हमें सारे टर्म से कनेक्ट होना चाहिए और ये सारे टर्म में पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी द सेकंड फॉर्मूला विद दिस। तो पहला फॉर्मूला मोलारिटी का बता दिया है, दूसरा फॉर्मूला बताया मोलारिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन का बता दिया है, तीसरा फॉर्मूला बताया है मिलीमोल्स का, मिलीमोल्स इज गोइंग टू बी MV/ml होता है, ये तो मैंने सब समझाने के बताया, ऑलरेडी डिस्कस किया उसको। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू NV लीटर होता है, इक्विवेलेंट होता है, इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, एंड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल्स सॉलिड इक्वल्स टू NV/ml होता है। तो ओवरऑल ये हमारा रिलेशनशिप आ जाता है। नंबर ऑफ, ये भी फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एनी डाउट, एनीबडी, कोई डाउट है तो बताओ। आद्या स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, सो नाउ अब मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस, उसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी का एप्लीकेशन देखेंगे। तो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस वुड बी, क्वेश्चन में दे रहा हूँ दैट वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखो, 0.49 grams, 0.49 grams of 0.49 grams of H3PO4, 0.49 grams of H3PO4, H3PO4, H3PO4 dissolve in 10 ml of water, 10 ml of water. Find the dissolve in 10 ml of water. एक मिनट, dissolve in 10 ml of water, ठीक है। To find the normality of solution, find the normality of the solution, ठीक है। This is the question and the phosphorus का atomic mass क्या है? P is 31, P होता है 31 होता है। इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, it is going to be our 1.5, 2.5, 0.5 and is going to be 3.0.
These are the 4 options with this. Normality we need to find. Normality. जस्ट एक मिनट में सोचो कैसे करेंगे इसको. 1.5. 1.5 किसका है 1.5? आयुष्मान. आयुष्मान. ओके गुड. और किसका आया? आयुष्मान, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है, फास्ट करते हो कैलकुलेशन. सर 1.5. 1.5. हाँ सर 1.5 आ रहा है. ओके. तनय का? हाँ सर 1.5. ओके ठीक है, तनय 1.5. गुड. और किसी का? 1.5. 1.5. करण. ओके. 1.5. 1.5. यश. ओके ठीक है. तो जिसका ऐसा आ गया है वो आंसर होगा 1.5. करेक्ट है. ठीक है. जिसका इसका आ गया है वो भी देख ले, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन. जिसका नहीं आया जस्ट एक बार देख लो कैसे करना है. ठीक है. तो सिंपल हमें पता है कि नॉर्मेलिटी पूछा गया है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये होता है. ठीक है. तो ओवरऑल अगर हमें ये दिया हुआ है 0.49 ग्राम, ये सॉल्यूट है, H3PO4 है, सॉल्यूट है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसके इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे सॉल्यूट का. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है. तो वेट तो दिया है हमें, कितना दिया है 0.49 बाय इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा इसका. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, ये याद करो मैंने बताया था एसिड, ये H3PO4. H3PO4 में बेसिसिटी इसकी 3 होती है. एसिड जो है इसकी बेसिसिटी 3, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है P डबल बॉन्ड O और 3 OH होते हैं इसके पास, 3 OH. ये मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था. तो इसका n फैक्टर जो होता है वो 3 होता है. n फैक्टर इज 3. The equivalent weight equals to weight by molecular mass divided by the, we can write here is molecular mass by n फैक्टर होता है एसिड के लिए. तो ओवरऑल इसके लिए मॉलिक्यूलर 98/3 आता है सर. मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है इसका? 98. 98 हाँ, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 98 बाय डिवाइड बाय 3 33 पॉइंट कुछ पे आता है. पुट कर देंगे. इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है हमें. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0.49. यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको 0.49. We'll write here number of equivalents of solute. मैं यहाँ लिख रहा हूँ number of equivalents of solute is equals to 0. इसको इधर नीचे इधर पुट करेंगे इसमें नीचे, तो it is going to be 0.49 into 3 by 98 हो जाएगा. ये this is 98 by 3 and ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा. तो 0.49 into 3 by 98 हो जाएगा. This is number of equivalents of solute हो जाएगा. एंड वॉल्यूम दिया है 10 ml. तो इट इज गोइंग टू बी, लीटर में करना पड़ेगा इसको, तो लीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 0.49 into 3 by 98. ठीक है, into 10. देन वॉल्यूम इन लीटर्स करना है. तो लीटर्स में करने के लिए हमें क्या करना है इसको, दिस इज ml, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स. तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 1000. इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो ओवरऑल ये ml में है, तो इसको या तो हम 10⁻³ लीटर करें या फिर 1000 से इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है. तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5. आ रहा है 1.5 ये. यस सर. यस सर. ओके. किसी को इसको डाउट है, इसमें डाउट है तो बताओ कि एनी डाउट विद दिस, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. एनीबॉडी, एनी डाउट हाउ टू गेट दिस? सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है. वी नीड टू फाइंड नॉर्मेलिटी विद दिस. मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है. इट इज जस्ट द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन.
सबको क्लियर है पॉइंट ये क्वेश्चन नंबर ये किस तरह से? तो हमें कभी कभी डायरेक्टली नॉर्मेलिटी पूछा जाता है, तो नॉर्मेलिटी हम ग्राम इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें इक्विवेलेंट मास का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से, और इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर से। तो ये हमें पता होना चाहिए किसका एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, उसका कैसे एन फैक्टर आता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। So that depends on situation how we are going to get find this. प्रणव, कुछ डाउट है? प्रणव, ओके ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं? आद्या, आद्या, Sir, done, sir. ओके। अब आते हैं एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन देखते हैं, हाउ अप्लाई। लगता है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के सब लोग अब ठंडे पड़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितना ही पढ़ाओ उतना ही कम रहता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर जगह पे आता है। तो तुम्हें देखो, अब ये चैप्टर तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, तुम्हें बाकी सारी चीजें आगे जब तुम पढ़ते जाओगे ना, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू मेक योर केमिस्ट्री इजी इफ एट ऑल यू हैव डन दिस चैप्टर नो विद मोर फोकस एंड कंसंट्रेशन। इसीलिए इसे इतना टाइम दिया जाता है, ताकि हमारा फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रांग बन जाए। तुम कहीं भी देखोगे तो नो दिस मोल कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर ये मोल कॉन्सेप्ट वीक है ना, तो उसकी पूरी केमिस्ट्री वीक हो जाती है। तो इसीलिए ये जो जैसे 3-4 चैप्टर जो होते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो भी बेसिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, उसके से पीरियोडिक टेबल है, उसका से केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये 3-4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं कि इसको हम जितना डिटेल में पढ़े उतना अच्छा हमारे लिए, क्योंकि ये चारों चैप्टर हमेशा पीरियोडिक टेबल always it would be there in your throughout 11th 12th you will find it, always you will find it। तो ओवरऑल ये हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तुम्हें आगे पता लगेगा कि ये चैप्टर अगर स्ट्रांग हो गया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, राइट। आगे वाला काम आसान जल्दी हो जाता है फिर वो, नहीं तो फिर हम हर जगह वही स्ट्रगल करते, सेम स्ट्रगल करते रहते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सो दैट वी नीड टू सॉल्व नॉर्मेलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विद दिस normality of 0.1 m H2SO4 solution is normality of 0.1 m H2SO4 solution is, and the option is 0.1, 0.2, 0.2. 0.3, 0.2. 0.2, very good, 0.2 sir. 0.2. 0.2. So we have molarity, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है नॉर्मलिटी। तो हमें रिलेशन पता है कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर। तो हमें मोलारिटी कितना दिया है, नॉर्मलिटी बताना है, n फैक्टर H2SO4 है, इसका n फैक्टर बेसिटी 2 होती है, तो वी कैन राइट हियर 0.1 into 2, तो ये जगह 0.2, तो इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.2, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग को कभी कभी ऐसे भी देता है कि एसिड देगा, बेस देगा, और हमें कुछ नॉर्मल मोलारिटी देगा, नॉर्मलिटी पूछेगा, तो डायरेक्टली हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? डाउट बता दो अगर किसी को डाउट है तो इसमें कैसे निकाला है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है सबको ये? ओके, आप दे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? Yes, sir, done. ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मलिटी, कहाँ पे यूज करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल बताया इसको कि व्हाट इज नॉर्मलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट मास, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मलिटी, राइट।
So we are going to see is applications. So next right is applications of normality, means where do we exactly use this concept of normality, and applications of normality, ठीक है, या concentration term, application of this. तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमें इसमें सॉल्यूशन जो होता है ना, कंसंट्रेशन, तो बेसिकली इसमें जो पहला टर्म आता है दैट इज गोइंग टू नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग. नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग, जैसे मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग हमने पढ़ा था, वैसे क्या होता है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग हम निकालते हैं. नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग, तो इसमें मिक्सिंग में दो तरह की चीजें हो सकती हैं. एक क्या हो सकता है कि नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है रिएक्टिंग. नॉन रिएक्टिंग एंड रिएक्टिंग, तो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन बोल सकते हैं. नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम क्या करें कि एसिड में एसिड ऐड करें, एसिड प्लस एसिड, ठीक है, और वी ऐड बेस इन बेस, तो कभी भी इनमें रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है. तो एसिड एसिड अगर ऐड करेंगे तो एसिड H+ देते हैं, तो एसिड में एसिड ऐड करते हैं तो H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. अगर हम बेस में बेस ऐड करते हैं तो OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. इसको हम कह सकते हैं इट इज गोइंग टू बी एसिडिक, और इसे हम कहेंगे इट इज गोइंग टू बी मोर बेसिक, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट, राइट. तो इस तरह के सॉल्यूशन को जहाँ पे दो चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो उसका सिर्फ वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है. तो ये मैंने मोलारिटी के टर्म में भी बताया था कैसे मोलारिटी से निकालते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको. तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हम लोग मोलारिटी यूज करते हैं, नॉर्मलिटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन यूज है जब सॉल्यूशन रिएक्टिंग होता है, ठीक है. तो नॉन रिएक्टिंग का मतलब होता है एसिड में एसिड या बेस में बेस हम ऐड करते हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस, ठीक है. और दूसरा जो केस होता है टू वेयर वी यूज रिएक्टिंग सॉल्यूशन. रिएक्टिंग का मतलब क्या, जैसे मान लो हमने ले लिया है एसिड प्लस बेस, ठीक है, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड प्लस वाटर. तो अगर हमने एसिड के अंदर बेस डाला है, तो एसिड के अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो फिर क्या होता है कि अब ये सॉल्ट जो होता है इसका नेचर ये डिसाइड करेगा एसिड बेस, ठीक है ना. एसिड बेस इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर. तो मान लो कि एक ऐसा केस होगा कि एसिड के बराबर बेस होगा, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है, जितना एसिड उतना बेस. अगर सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा डाल दिया हमने, बेस कम डाला, रिएक्शन तो होगा लेकिन एसिड ज्यादा हो जाएगा, तो फिर अगर हमारे पास एसिड इक्वल्स टू बेस होगा तो इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल हो जाएगा कि ये यही डिसाइड करेगा, ठीक है. अगर एसिड का नंबर ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिली इक्विवेलेंस. तो एसिड ज्यादा होगा बेस से, मतलब एसिड एक्सेस में डाल देंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, और अगर हम बेस ज्यादा डाल देंगे तो इट इज गोइंग टू बी बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है. तो इस तरह से हम सॉल्यूशन के नेचर को बता सकते हैं कि एसिडिक है बेसिक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है. तो बेसिकली जब नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन में यूज करते हैं नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम इस केस में वी कैन यूज बोथ द कॉन्सेप्ट, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी बोथ आर यूज्ड हियर, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी बोथ आर यूज्ड हियर, बट हियर वी कैन यूज ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी. यहाँ पे मोलारिटी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं जब रिएक्टिंग सॉल्यूशन. फिर याद करो बताया था M1V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M3 V1 प्लस V2, इसको नॉर्मल मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग याद करो, बट इट इज नॉट नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन. तो जैसे मोलारिटी के लिए होता है वैसे ही नॉर्मलिटी के लिए भी होता है, राइट. तो नॉन रिएक्टिंग के लिए दोनों यूज कर, अगर नॉर्मलिटी दिया तो नॉर्मलिटी, मोलारिटी दिया तो मोलारिटी, और हमसे नॉर्मलिटी से मोलारिटी में कन्वर्जन पूछा है तो वी कैन यूज n फैक्टर वैल्यूज. तो दैट वे वी कैन जस्ट गो विद दिस. तो मैं एग्जांपल एक लूंगा इसका, ठीक है. बट ये हमारे लिए एक नई चीज है कि जब कोई रिएक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि एसिड और बेस, उस केस में हमें कैसे पता करते हैं कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा इस पर्टिकुलर मिक्सचर का, विच आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है. तो उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी से ही निकालते हैं, मोलारिटी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं.
सो वहां पे इसकी लिमिटेशन आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ मोलरिटी का. सो हियर इज द स्पेसिफिक थिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ we can say molarity, normality. So to where it will be specifically used in the solution to where they are reacting with each other, like neutralization reaction, तो इस तरह के रिएक्शन में हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल ये एप्लीकेशन हो गया. अब मैं एक एक करके इसको लूंगा. तो यहाँ पहले नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन लूंगा, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे करते हैं, और उसके बाद से मैं रिएक्टिंग सॉल्यूशंस लूंगा. ठीक है, तो ओवरऑल यही दो एप्लीकेशन होते हैं कि वी आर गोइंग टू जस्ट गो विद द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस एंड द रिएक्टिंग सॉल्यूशन. इसमें हम लोग जब दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, या एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको हम लोग. ठीक है, so overall this is going to be our the application of we can say normality. तो पहला होता है नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के लिए, दूसरा होता है रिएक्टिंग सॉल्यूशन. नॉन रिएक्टिंग के लिए कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ऑलरेडी हमने मोलरिटी कॉन्सेप्ट में यूज किया था m1 v1 m2 v2 m3 v1 plus v2. so that was already for the non reacting solutions, but here we are going to mainly talk about the reacting solution because reacting solution में नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट यूज होता है, मोलरिटी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है. तो वही हमें आगे पढ़ना है कि कैसे करेंगे. तो दोनों केस को मैं अलग अलग लेके और एक एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट गो विद दिस. ठीक है, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आद्या, कोई डाउट है इसमें किसी को कि कैसे क्या एप्लीकेशन है? सिर्फ दो एप्लीकेशन याद रखते हैं, एक रिएक्टिंग सॉल्यूशन, एक नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन. डन सर. ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले द फर्स्ट एप्लीकेशन टू वेयर we have the non-reacting solution. Non-reacting solution. First is non-reacting, जो हमने मोलरिटी के लिए भी यूज किया था, नॉर्मलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो फॉर non-reacting solutions. So पहला है for non-reacting solution. For non-reacting सॉल्यूशन. नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब हो गया इट इज गोइंग टू बी, या फिर मिक्सचर कह सकते हैं. नॉन रिएक्टिंग, सो इट इज गोइंग टू बी एसिड में एसिड डालते हैं तो भी नॉन रिएक्टिंग होता है, या फिर बेस में बेस डालते हैं तो भी क्या होता है, नॉन रिएक्टिंग. इसका एग्जांपल है, अगर हम HCl में H2SO4 डालेंगे तो इसे बोलेंगे नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, या फिर अगर हम NaOH में CaOH होल ट्वाइस डालेंगे तो ये भी क्या होगा, नॉन रिएक्टिंग होगा. ठीक है, तो ऐसे केस में जहां एसिड में एसिड या बेस में बेस ऐड करते हैं, ऐसे केस को हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन. ठीक है, तो एग्जांपल के लिए देखते हैं. तो इस केस से मान लो कि हमारे पास कोई एक एसिड है जो हम इसको एसिड मान लेते हैं, और एक हमारे पास बेस है. सो वी आर गोइंग टू टेक बेस हियर. ठीक है, तो ओवरऑल जब एसिड एंड एसिड या बेस एंड बेस, तो मान लो एसिड एसिड ले लिया हमने, तो ओवरऑल जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. ठीक है, तो एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू जस्ट ऐड हियर एसिड प्लस एसिड. तो मान लिया ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, इसका नॉर्मलिटी था N1 एंड वॉल्यूम था V1. ठीक है, तो ये मैं इसको ले रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी, मैं VmL में लूंगा क्योंकि जनरली ml में ही दिया होता है. ठीक है, तो मेरे को इक्विवेलेंट यूज करना, मिली इक्विवेलेंट. तो वी कैन राइट हियर इज NV इज व्हाट, NV इज मिली इक्विवेलेंस ऑफ द एसिड 1. ठीक है, ये इसको मैं ml में ले लूं. अगर ये ml में पता है मिली इक्विवेलेंट होता तो ये VmL में होता, अगर इक्विवेलेंट होता तो ये V लीटर में होता. बस इतना ही फर्क होता, और कोई फर्क नहीं होता. तो मिली इक्विवेलेंट मतलब मिली का मतलब V in ml. ठीक है, तो N1 V1 हो गया ये, प्लस हमने क्या किया है, इसको ऐड किया है N2 V2 से. ठीक है, N2 V2. अब ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग मिली इक्विवेलेंस ऑफ द एसिड नंबर 2. ठीक है ना, एसिड नंबर 2 एंड एसिड नंबर 1. ठीक है, अब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारी जो नॉर्मलिटी होगी, दैट नॉर्मलिटी विल बी N3 एंड वॉल्यूम जो हो जाएगा दैट विल बी V1 प्लस V2. ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, एंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टिंग, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, और एसिड एसिड ऐड करेंगे या बेस बेस ऐड करेंगे
तो ओवरऑल एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। इसे दोनों को ऐड करेंगे। अब दो चीजें, दोनों अगर एसिड और बेस आ गया तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे को, वहां रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों क्या करेंगे, उसे कम करने, झगड़ा करने शुरू करेंगे। तो एसिड और, ऐसे समझो कि एसिड और एसिड को मिलाते हैं तो उसमें नो वी कैन से अफेक्शन बढ़ता है, उसमें प्यार होता है, लेकिन एसिड और बेस को मिलाते झगड़ा होता है, तो इट इज गोइंग टू बी रिएक्शन देयर, ठीक है। तो रिएक्शन होगा, दोनों इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, यही जब मैं बताऊंगा कि रिएक्टिंग सॉल्यूशन में एसिड और बेस जब ऐड करते हैं तो माइनस करते हैं इक्वल, क्योंकि बिकॉज दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों दूसरे के मिलीक्यूल्स को कम करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी N1V1 N2V2, तो इट विल बी N3V1 plus V3। तो हम यहाँ फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर इज, वी कैन राइट N1V1 plus N2V2 is equals to N3V1 plus V2, ठीक है। और ओवरऑल अगर हमें N3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, N3 is equals to रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है, इट इज गोइंग टू बी N1V1 plus N2V2 by we can say right here is V1 plus V2, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास कुछ बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो 1 2 3 नहीं 4 5 दिए हुए, कितने भी दिए, एसिड एसिड या बेस बेस दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू जस्ट मेक इट, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, इट इज गोइंग टू बी N1V1 plus N2V2 plus N3V3 plus N4V4 equals to N टोटल या N फाइनल हम इसको बोल सकते हैं, N फाइनल इंटू V फाइनल, ये V फाइनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे N फाइनल या V फाइनल यूज करेंगे, तो उस केस में, जिस केस में हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन दिए होंगे, तो NF में बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, N3 नहीं बोल रहा हूँ, N3 तो बोला था क्योंकि 3 ही आया यहाँ पे, तो NF बोल दिया मैंने, बहुत सारे मिल गए। तो NF इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी N1V1 plus N2V2 एंड प्लस सो ऑन, जितने भी सॉल्यूशन है, डिवाइड बाय VF, VF मतलब फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, it is going to VF equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4 and so on, so it will be the final volume with this। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो इस NV को हम कहते हैं मिली इक्विवेलेंट, सॉरी हाँ मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको, मिली इक्विवेलेंट अगर मैं VML में ले रहा हूँ, तो हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल मिली इक्विवेलेंस। तो सिंपल फॉर्मूला में, एकदम सिंपल टर्म में लिख रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मतलब N3 लिख रहा हूं मैं, N3 मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर, ये NV क्या है, मिली इक्विवेलेंट है, इसे क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट। ये क्या है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ टोटल मिली इक्विवेलेंट्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टोटल मिली इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंस, टोटल मिली इक्विवेलेंस मतलब क्या, N1V1 plus N2V2 plus N3V3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, एकदम सिंपल फॉर्मूला हो गया ये। तो हमें क्या करना होता है, जिसके भी जो मिली इक्विवेलेंट सबको ऐड करेंगे, NV सबको ऐड करेंगे, सबके मिली को ऐड करेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम कर देंगे, तो इट इज गोइंग टू बी देयर। मान लो कह रहा है कि 100 ml वाटर ऐड किया हमने, तो वाटर क्या करेगा, तो टोटल वॉल्यूम में पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ याद रखना, जितनी चीजें ऐड किए सबका सम कर देंगे, तो इट इज गोइंग टू बी टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मिली इक्विवेलेंस बाय टोटल वॉल्यूम। अगर हम मोलरिटी कॉन्सेप्ट यूज करते थे तो वहां पे क्या यूज करते थे, मोलरिटी जब हम यूज करते थे तो मोलरिटी में आता था, मोलरिटी में क्या आएगा, इसको क्या यूज कर देंगे, इसको बोलेंगे MV यूज करते थे वहां पे, तो क्या बोलेंगे, टोटल मिली मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। जब मोलरिटी कॉन्सेप्ट यूज करते तो M3 इक्वल्स टू क्या था, टोटल मिली मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने मोलरिटी यूज किया है और यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी यूज किया। तो नॉर्मेलिटी यूज करेंगे तो टोटल मिली इक्विवेलेंट्स बाय टोटल वॉल्यूम, एंड जब मोलरिटी यूज करेंगे तो टोटल मिली मोल्स बाय वी कैन से टोटल वॉल्यूम। तो मिली मोल्स का मतलब होता है MV, V इज ml, मिली वी कैन से टोटल मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, NV ml, और मिली मोल्स का मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी MV ml। तो सिर्फ हमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार कि मिली इक्विवेलेंट्स, मिली मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, देन
नो, तो इसीलिए हमें ये सारे टर्म पता होना चाहिए कि सारे टर्म एक ही होते हैं मोर और लेस, बट हम जब मोलैरिटी के टर्म बोलते हैं तो मिली मोल्स हो जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मलिटी, तो इट इज व्हेन वी टोटल मिली इक्विवेलेंट। सो इन दैट वे वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन के लिए वी आर गोइंग टू गेट द फॉर्मूला फॉर दिस। तो सिंपल फॉर्मूला मैंने एक लाइन में समराइज कर दिया है कि हमें क्या करना है, सबके मिली इक्विवेलेंट्स को ऐड करना है, दियर बाय टोटल वॉल्यूम कर देना है। तो दैट इज गोइंग टू बी द फॉर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी भी यूज कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी भी यूज कर सकते हैं नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन के लिए। कैसे करते हैं, मोलैरिटी में मैंने डिस्कस किया था और मैं फिर नॉर्मेलिटी में भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिपेंड्स कहने क्या पूछा गया, मोलैरिटी पूछा गया, नॉर्मेलिटी पूछा गया है, सो दैट वी कैन फाइंड इट आउट, बट वी कैन यूज बोथ। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैविंग डाउट विद दिस? No doubts? Okay. Take the screenshot, Adya. Yes, sir. Done. Okay, I'll just give you one question based on this and we'll solve the question, and then after we'll go with the reacting solution का concept देखेंगे. So we'll solve one question based on this. Question लिखो. Calculate the normality of solution by, calculate the normality of solution when 200 ml of 0.5 NaCl. Calculate the normality of solution when 200 ml of 0.5 NaCl is mixed with 300 ml of 0.2 300 ml of 0.25 NaCl. ठीक है, तो एसिड को ऐड किया है 0.5 N and 0.25 N. ठीक है, and we need to find normality of the solution. Normality of resulting. तो क्या करेंगे इसमें? सर 0.35 है 0.35. 0.35. 0.35 आंसर करेक्ट है 0.35. स्क्रीन ब्लर हुई क्या कुछ? हुई थी सर, अभी क्लियर है। ओके ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.35 N आएगा इसका आंसर 0.35 N. ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ करके कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया था क्या करना है, ये नॉर्मेलिटी ही पूछा गया है, नॉर्मेलिटी ही दिया गया है दोनों का, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, इसके मिली इक्विवेलेंट्स को ऐड करना है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देना है इसको। तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इसका नॉर्मेलिटी है N, वॉल्यूम इन ml कितना है 200, तो ये ml हो गया, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। इसकी नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम इन ml, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा ये, इट इज गोइंग टू बी 0.5 into 200 plus 300, we can write it 0.25 into 300 divided by 300 plus 200 500. ठीक है, that is the normality, मतलब N3 for resulting solution. तो ये हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये 50 हो जाएगा, एंड प्लस ये 0.25 है, 300 है तो ये 75 हो जाएगा, 75 ही होगा ना, ये 0.25 into 300 1/4 है। ठीक है, ये कितना आएगा 0.25 into 300 75 Yes, sir. हाँ सर 75 75 by ये तो हो जाएगा हमारे पास, तो इट इज गोइंग टू बी 125 by 500, राइट। सर उधर 100 100 आएगा, आएगा, 50 के बदले 100 आएगा।
अच्छा ये कि 100 आएगा, करेक्ट, हाँ ये 100 आएगा, ये 100 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 175 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा, 175 बाई 500। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 175 बाई 500 इज गोइंग टू बी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.35 n आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है, हमें समझ में आना चाहिए कि मिली इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, और हमेशा की फॉर्म में डेटा दिया होगा हमें, बस ये कर सकता है लीटर देगा, राइट। तो समझ लेना कि लीटर का मतलब क्या होता है, मिली ग्राम इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली सॉल्यूशन का अमाउंट कम होता है, इसलिए लीटर में देता है, क्या ml में देता है, तो हम क्या करते हैं मिली इक्विवेलेंट में ही कैलकुलेशन करते हैं, हमारे लिए आसान रहता है। नहीं सबको फिर लीटर में कन्वर्ट करो, तो जनरली ml में दिया होता है, इसलिए हम लोग इसमें ही करते हैं। ठीक है, तो यही में ध्यान रखना है, लेकिन अगर इसको हम लीटर में रखेंगे तो लीटर में रख सकते हैं, डिवाइड बाई फिर लीटर में करना पड़ेगा सबको, तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट। तो इन दैट वे वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद दिस। ठीक है, तो अब question number 2 in the same set of question, we have 200 ml of 0.5 NaCl plus 300 ml of 0.25 NaCl plus 100 ml of water. The normality of resulting solution. 200 ml of 0.5 NaCl, सेम डेटा है, सेम, सिर्फ मैंने क्या ऐड किया है, 300 ml of 0.25 NaCl, सेम डेटा है जो ऐसा था, सिर्फ मैंने ऐड किया इसमें 100 ml पानी और डाल दिया है। देन व्हाट विल बी द वी कैन से कंसंट्रेशन, 0.291 0.291। व्हाट चेंज दैट यू मेक इन दिस? सिर्फ नीचे का डिनोमिनेटर में जो 500 था उधर 600 हो जाएगा बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्योंकि हमने टोटल वॉल्यूम क्या कर दिया है, इसको 100 ml वाटर ऐड कर दिया है, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू 0.291 आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, S3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.25 into 200 plus 0.25 into 300 divided by it will be 200 plus 300, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर एसिड बेस हो तो फर्क पड़ता है कुछ, इसका नॉर्मलिटी होता है, इसे नॉर्मलिटी दिया भी नहीं है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 200 प्लस 300 एंड प्लस 100 कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ हमें लिखना होता है, यही ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कभी कोई बोलेगा कि वी हैव मेड द फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर या 2 लीटर, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखना। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ हम क्या पुट करते हैं, कितना वैल्यू आ रहा है, ये कितना टोटल वैल्यू आ रहा है, ये दिस वन 0.291 0.291 n, ठीक है ना। तो ओवरऑल याद हमें रखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वी नीड टू पुट टोटल वॉल्यूम, ऑलवेज रिमेंबर। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमसे क्या कहता है, जैसे क्या कहेगा कि इतना ऐड किया, ये ऐड किया, और कह रहा है फाइनल वॉल्यूम हमने 1 लीटर बना लिया, ठीक है, तो ये दोनों मिला के हम क्या करते हैं, उसको 500 डिवाइड कर देते हैं। तो अगर ये सिर्फ यही दिया है तो ठीक है, अगर इसने 100 ml वाटर, 200 ml वाटर, या फिर कह रहा है कि फाइनल वॉल्यूम ने कुछ और कर दिया है पानी डाल के, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वी नीड टू पुट फाइनल वॉल्यूम। If at all these two are only added, then we need to add these two volume. If at all something else water is added or somewhere water add करने के बाद टोटल वॉल्यूम दिया है, कितना हमने कर दिया, 2 लीटर कर दिया, 3 लीटर कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ही यहाँ पे यूज करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने मोलारिटी में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, राइट। सो इन दैट वे इट इज गोइंग टू बी देयर। तो इसमें किसी को डाउट है कैसे किया है इसको क्वेश्चन को? देखो एक और लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। जैसे मान लो पानी में चीनी डालते हैं, 1 kg चीनी, ठीक है, तो 1 kg चीनी और हाफ kg चीनी, तो हाफ kg शुगर डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में कम है। अगर हमने 1 kg डाला शुगर, तो फिर क्या हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में उतने ही सॉल्वेंट बढ़ गया, ठीक है। अब सिंपल ये लॉजिक समझो कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा 100 ml वाटर ऐड किया, एक्स्ट्रा 100 ml वाटर वी हैव एडेड, राइट। तो हम वाटर जब ऐड करेंगे मैं उसको डाइल्यूट कर रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? इससे वाटर ऐड कर रहे हैं
तो घटेगा तो concentration। नहीं घट गया। यहाँ पे कितना था 0.35, यहाँ पे कितना आ गया 0.29। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जैसे जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होता है। तो ये लॉजिकली ओके। फ्रीज हुआ था ना, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू बता रहा है। ठीक है, सो ये हो गया टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस सेम। किसी को डाउट तो नहीं इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट विद दिस? ओके ठीक है, आद्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. एकदम बोर हो चुके हैं सब मूल कॉन्सेप्ट से, लगता है आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि जल्दी हट जाता मूल कॉन्सेप्ट, इतना पढ़ लिया मूल कॉन्सेप्ट। बट केमिस्ट्री में जो रोना शुरू होता है ना वो मूल कॉन्सेप्ट से ही होता है एक्चुअली। जो सारा रोना शुरू होता है मूल कॉन्सेप्ट से ही होता है, तो इसीलिए मूल कॉन्सेप्ट में कोई भी लूज हैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लूज हैंड जहां हुआ तो ये समझता भी नहीं है, और एक बार समझ में आ जाएगा तो विल बी एबल टू प्ले विद दिस, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, आई विल जस्ट गिव यू अनदर क्वेश्चन विद दिस। क्वेश्चन लिखो, 300 ml of two NHCl plus 200 ml of two ml is added. Find the molarity of, sorry, molarity normality निकाल लेते हैं, पहले normality फिर molarity निकाल। Find the normality of result solution। पहले नॉर्मलिटी 2 है सर। अगर कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है, नॉर्मलिटी 2। अगर किसी को ब्लर दिखा फिर से बता दे रहा हूँ, 300 ml of 2NHCl है, 300 ml of 2NHCl और 200 ml of 2MH2SO4, 200 ml of 2MH2SO4। ये दो चीजें हमारे, दो चीजें हमने ऐड की है, 300 ml of 2NHCl एंड 200 ml of 2MH2SO4। तो ये दो चीजें हमने ऐड की है इसमें, 200 ml of 2MH2SO4। कितना तुम्हारा आ रहा है आदित्य? तुम्हारा है 2? सर गलत है सर, 2 Sir, M 2.8. 2.8. नॉर्मलिटी इज 2.8 है। मेरे को आंसर नहीं पता, हाँ, बट सर। आई विल जस्ट सॉल्व एंड सी टू दैट। ठीक है, ओके, तो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें ट्विस्ट कर सकता है, तो कह रहा है कि हमसे नॉर्मलिटी पूछ रहा है ना,
लेकिन हमें यहाँ नॉर्मेलिटी दिया, यहाँ पे क्या दिया, मोलैरिटी दिया है, तो हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी थोड़ी पुट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी या और मोलैरिटी मोलैरिटी। तो अगर हमें नॉर्मेलिटी पुट करना है तो हमें नॉर्मेलिटी ही पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी तो नॉर्मेलिटी दी हुई है लेकिन इसका तो मोलैरिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें इसकी मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि 2m, तो वी नो दैट नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एन फैक्टर, इसका 2 होता है, तो 2 इंटू 2 इस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 4n। तो एक्चुअली हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4NH2, तो 4 लिखेंगे। तो सिर्फ यही ध्यान देना, अगर नॉर्मेलिटी पूछा है, अब क्या करेंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट्स और इसके मिली इक्विवेलेंट्स। तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, 300 इंटू 2, तो 300 इंटू 2 प्लस इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, याद रखना 300 इंटू 4 का, सॉरी 200 इंटू 4 करना है। तो 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई टोटल इज गोइंग टू बी व्हाट, टोटल क्या हो जाएगा, इट विल बी 500। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो इट इज गोइंग टू बी नॉर्मेलिटी ऑफ दिस। तो 300 इंटू 2 एंड 200 कितना आ जाएगा, ये इट इज गोइंग टू बी 600 2.8 2.8 डिवाइड बाई 500। तो इट इज गोइंग टू बी आवर 1400 बाई 500, ये जीरो जो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.8 n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.8 n। अब मान लो कि ये तो पहला केस 1 हो गया, ठीक है, ऐसे केस में। अब देखो मैं सारे केसेस ले रहा हूँ, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जितने केसेस, उससे ज्यादा केस नहीं हो सकते हैं, तो हमें सब कुछ अवेयर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारी आदत होती है कि इसको तुरंत इसके मिली इक्विवेलेंट्स और इसके मिले, हम इसको मोलैरिटी को ही देख के और देखते भी नहीं आगे और इसी पे कैलकुलेट कर देते हैं आगे। तो हमें ध्यान देना है कि ये दोनों ही नॉर्मेलिटी होना चाहिए। मान लो कि हमसे पूछा है मोलैरिटी, ठीक है, मान हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी पूछ रहा है तो हम वहां पे नॉन रिएक्टिंग के लिए, नॉन रिएक्टिंग है तो हम वहां पे भी मिली मोल्स का कॉन्सेप्ट पुट कर सकते हैं। तो अगर हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है तो क्या हो सकता है, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, मिली मोल्स ऑफ M1V1 प्लस M2V2। नॉन रिएक्टिंग के लिए हम लोग मोलैरिटी भी यूज करते हैं, तो V1 प्लस V2 यूज कर सकते हैं अगर हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है तो इसका नॉर्मेलिटी दिया है, इसका मोलैरिटी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो HCl को अगर हमें मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू, हमें पता है कि n इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो हमें नॉर्मेलिटी दिया है कितना, 2, तो इसका n फैक्टर होता है 1, इसका n फैक्टर क्या होता है 1। तो 1 अगर n फैक्टर होगा तो जो मोलैरिटी होती है वही नॉर्मेलिटी होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 2MHCl ऑल्सो। तो n फैक्टर इज गोइंग टू बी 1। फाइंड द नॉर्मेलिटी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, फाइंड द मोलैरिटी। क्वेश्चन ठीक से लिख लेना क्योंकि मैं सारे एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल दे रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है इसमें, ठीक है। तो तुम खुद क्वेश्चन बना के खुद सॉल्व कर सकते हो, इस एबिलिटी में आ जाओगे, राइट। तो M3 का मतलब क्या हो गया, जब हमें मोलैरिटी पूछेगा तो मोलैरिटी यूज करना पड़ेगा, n फैक्टर से इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। n फैक्टर 1 होगा, HCl का n फैक्टर 1 होता है, तो नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई 2n का मतलब 2m। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। वी विल राइट हियर 200 into 3 into 2 is going to be 600 प्लस उससे कितने हो जाएंगे, इसकी मोलैरिटी वाला लेंगे 200 into 2, so it is going to be 200 into इसको मैं ठीक से यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि मे बी दोबारा देखोगे तो समझ में आएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 300 into 2, मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी यूज करेंगे प्लस उसके लिए क्या यूज करेंगे 200 into, इट इज गोइंग टू मोलैरिटी ही करेंगे 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 मतलब 300 प्लस 200 500। ठीक है, तो इस केस में आप कितना आ जाएगा, ये 2 इट इज गोइंग टू बी 600 2 and 400। तो इट इज गोइंग टू बी 1000 इसका निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी के लिए नॉर्मेलिटी यूज करके, मोलैरिटी जो होता है नॉन रिएक्टिंग के लिए मोलैरिटी भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी भी यूज कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो अगर हमें मोलैरिटी दिया तो मोलैरिटी यूज कर लेंगे, नॉर्मेलिटी तो नॉर्मेलिटी यूज कर लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें, बाकी इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इन दिस। और एक और कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि द फाइनल लिखो थर्ड केस, फाइंड द मोलैरिटी। थर्ड केस, केस नंबर 3, find the molarity
of solution when final volume is made up to 1 liter. Find the molarity M, capital M, One. of solution when final volume is made up One. to One. 1 liter. तो फिर क्या हो One, जाएगा? one. 1. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें क्या करना है? 300 into 2 plus 200 into 2 divided by 1 लीटर कर दिया. यहाँ मैं बताया था टोटल पुट करना है हमें, टोटल. तो कह रहा है 1 लीटर कर दिया हमने सबको मिक्स करने के बाद. तो मतलब कुछ पानी डाला होगा, तो हमें 1000 ml कर देना है इसको. ठीक है. तो इट इज गोइंग टू बी we can write 1000 by 1000, so it is going to be 1 m molarity आ जाएगा. नॉर्मलिटी पूछेगा तो नॉर्मलिटी पूछेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसको 1000 पुट कर देंगे, तो फिर नॉर्मलिटी भी इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं. 14 by 14 आ जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, राइट. तो ऐसे केस हो सकते हैं, ठीक है ना. तो इसके अलावा और कोई बहुत सारा केस नहीं होता है. दिस इज हाउ वी शुड बी एबल टू मेक द क्वेश्चन. कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने एसिड मिलाया, बेस मिलाया और मैंने वॉल्यूम में से थोड़ी पानी डाल दिया. तो इस तरह से जब हम खेलेंगे ना मोल कॉन्सेप्ट से, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. और विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो एंड विल बी एबल टू मेक क्वेश्चंस आल्सो फॉर आवरसेल्फ. ठीक है ना. तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किए जाते हैं. सो दैट इज हाउ. मेरे ख्याल से ये सब पॉइंट वो क्लियर है, ये कि इसमें किसी को डाउट तो नहीं है. दिस इज क्लियर टू एवरीवन जो मैंने कराया है अभी तक. यस सर. ओके. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Done, sir. किसी कोई डाउट है किसी पॉइंट पे? ओके 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 ठीक है. तो देखो अभी एक चीज और बच रही है एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. तो ये तुम्हें मैं पक्का बता रहा हूँ कि यू सी प्रीवियस पेपर और व्हाटएवर, नो यू हैव टू फेस दिस एंड यू विल फाइंड इट. और उसको हम बोलते हैं कि फॉर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस. सो व्हेन टू सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग, देयर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी ओनली, राइट. जैसे मैंने यहाँ पे मोलरिटी के लिए मोलरिटी यूज कर लिया, नॉर्मलिटी के नॉर्मलिटी यूज कर लिया है. अगर रिएक्टिंग होते तो मेरे को इनको नॉर्मलिटी में ही कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करना पड़ता. ठीक है. तो वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है, बट हमें याद रखना है कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद दिस. और वही पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, जिसको हम लोग खत्म करेंगे. और उसके बाद से मोस्ट प्रोबेबली कल जो है हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा. तो जितना हमने किया है दैट इज गोइंग टू बी देयर, उसी को हमें रिवाइज करते रहना है. तो मोल कॉन्सेप्ट का जो अभी लास्ट पार्ट है कल हम लोग खत्म करेंगे एंड दैट विल बी योर नॉर्मलिटी ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है ना. बाय दिस अगर किसी को कोई भी यहाँ अटेंडेंस ले लेता हूँ तुम्हारा. ठीक है. बाय द टाइम जस्ट सी टू दैट कि एनी डाउट, एनीथिंग, एनीबडी, देन यू कैन आस्क. सर लेवल 2 कब मिलेगा? लेवल 2 अब मैं दे दूंगा, इसी वीक में दे दूंगा लेवल 2. ठीक है ना. इस वीक में लेवल 2 मिल जाएगा. तो यू जस्ट सॉल्व द लेवल 2 और उसके बाद से लेवल 3 भी दूंगा, लेकिन लेवल 3 सबको नहीं मिलेगा, ओनली टू द सिलेक्टेड वन हु. तो जो बैच डिसाइड होगा उसमें जो आएगा उसको मिलेगा, क्योंकि वो लेवल 3 का लेवल बहुत ज्यादा होता है. लेवल 2 तक सबको सॉल्व करना है. तो एक मिनट मैं जरा इसका अटेंडेंस ले लेता हूँ, जस्ट 1 मोमेंट. इसी वीक के लास्ट में मैं अभी लेवल 2 दे दूंगा तुम लोग को. ठीक है ना. तो इस बार मैं असाइनमेंट जो दूंगा अभी कोई टीबी नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली तुम्हें लेवल 2 ही दे दूंगा अभी. ठीक है. जिससे कि लेवल 2 सब लोग सॉल्व कर लो और लेवल 2 के, और नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक का चैप्टर, एंड दैट इज आवर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो इस वीक में पूरा खत्म हो जाएगा और इसी वीक में मैं लेवल 2 दे दूंगा. इसी वीक में इसका टेस्ट भी हो जाएगा. टेस्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म और स्पियर एंड मास होगा. तो इससे बेस्ड हम लोग टेस्ट देखेंगे. तो मेनली हमें वो प्रिपेयर करना है, पूरा प्रिपेयर करते रहना है मोल कॉन्सेप्ट्स को, और कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे. और भी क्वेश्चन डाउट किसी को कुछ होगा अगर, तो कल पूछ लेना, जिससे कि क्योंकि फिर जब केमिकल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा तो वी वो विद द केमिकल बॉन्ड देन. ठीक है. तो इन बिटवीन फिर हम लोग एक दिन कोई सेशन रख सकते हैं किसी के डाउट या जो भी है. बट फिलहाल वी जस्ट जो भी कुछ चीजें हैं तो देख के, जो भी किसी कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क टुमारो.
राइट, क्योंकि वेडनेसडे में वैसे भी लेक्चर रखता हूँ जिसमें हम लोग डाउट्स या जो भी चीजें हम लोग पूछते हैं, तो विल डू दैट, ठीक है ना। बाय द टाइम यू ऑल नीड टू सॉल्व एंड यू नीड टू सॉल्व थिंग्स मेनी टाइम्स, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। सर तो बाकी हम लोग L1 कब दिया था? L1 दिया था, लेवल 1 मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तुम लोगों को। लेवल 1 दिया है कि नहीं दिया है? Yes, हाँ sir. सर। ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है तुम लोगों को लेवल 1, राइट। असाइनमेंट हाँ, असाइनमेंट में लेवल 1 दिया हुआ है मैंने, उसका तो डेट भी निकल गया होगा। तो अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, लेवल 1 शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, अगर किसी को नहीं मिला होगा तो मैं लेवल 1 शेयर कर देता हूँ, यू जस्ट सी टू दैट, जिसको इसको नहीं मिला, मे बी कुछ जो भी प्रॉब्लम हुई होगी जो भी है, तो आई जस्ट शेयर दैट ऑन दी वी कैन से, अदरवाइज आई हैव गिवन दैट इन द असाइनमेंट, ओके, ठीक है। सो सी यू ऑल टुमारो एंड विल फिनिश द चैप्टर टुमारो, ओके, थैंक यू।